हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आनंद शर्मा और आज स्टूडेंट्स हम लोग हमारे स्टैट्स का 4th चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपने देखा था कि लास्ट सेक्शन में बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कंप्लीट किया था, राइट। उसके अंदर बच्चे हमने देखा था कि कितने टाइप की सीरीज होती है। कितने टाइप की सीरीज होती है? 3 टाइप की। फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकेंड डिस्क्रीट और थर्ड थी बच्चे फ्रीक्वेंसी। फिर हमने देखा था जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसके अंदर भी हमने देखा था क्लास इंटरवल अलग अलग टाइप की हो सकती है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्यूमुलेटिव। याद आ रहा है आपको? तो बच्चे ये हमने पोर्शन कवर किया था हमारी लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर बच्चे मैंने आपको लास्ट में एक टॉपिक, एक पॉइंट था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, घर से पढ़ के आने को कहा था, दैट आर द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, आई होप आपने वो पढ़ा होगा। उसके ऊपर मैं आऊंगा बच्चे आज की क्लास के लास्ट में, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। अभी अपन पहले बच्चे फ्रेश हमारा ये चैप्टर नंबर 4 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर में जो हमने देखा था ना कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में एक एग्जांपल दिया था, कुछ मैंने आपको डेटा प्रेजेंट किया था और आपको उसने क्या किया था, आपने उस डेटा को एक प्रॉपरली तरीके से बच्चे क्लासिफाई किया था और क्लासिफाई करके आपने उसको अलग अलग तरीके से शो किया था। सर जैसे कि बच्चे मैंने आपको 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए थे, ठीक है, आउट ऑफ 50, याद आ रहे हैं? वो वाले जो मार्क्स थे उसको आपने अरेंज किया था पहले इंडिविजुअल में, फिर डिस्क्रीट में और उसके बाद में एक फ्रीक्वेंसी सीरीज में अपन ने किया था। क्लियर? तो उसी डेटा को बच्चे, वो तो था क्लासिफाई करना, अब उस जो क्लासिफाइड जो डेटा है उसको बच्चे अपन प्रेजेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि अपन उसको किस वे में आप प्रेजेंट करोगे कि सामने वाला जो भी पर्सन है उस डेटा को क्या कर सके, स्टडी कर सके, उस डेटा को एनालाइज कर सके। ठीक है, तो बच्चे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपन पॉइंट पे आते हैं। देखो सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है देखो यहां पे ध्यान से। पहले सबसे पहले बच्चे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर आपको डेटा प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट डेटा जो प्रेजेंट करेंगे बच्चे वो 2 फॉर्म्स के अंदर, जनरली 2 फॉर्म्स में डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है। सर कौन कौन से 2 फॉर्म्स होते हैं बच्चे? फर्स्ट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन और सेकंड होगा बच्चे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक तो टेबल्स की फॉर्म में और दूसरा होगा डायग्राम के फॉर्म में। नाउ अब देखो बच्चे मैं आगे आपको बताऊंगा, जो ये हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन है इसके अंदर फर्दर इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा सिंपल टेबल और एक हो जाएगा कंपाउंडेड टेबल। ठीक है, कंपाउंडेड टेबल। तो देखो स्टार्ट करते हैं बच्चे फटाफट। देखो टेबुलर प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करें तो आपको पता होगा कोई भी डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने देखो पहले खुद से कोई ना कोई आपने टेबल जरूर देखी होगी, आपने टेबल बनाई होगी मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, सर ये कौन सी टेबल की बात कर रहे हो? 2 1 2 2 2 4 वाली टेबल? नहीं बच्चे, टेबल्स मींस जो डेटा हो उसको आपने किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रखा हो, एक सिंगल टेबल में। सर जैसे कि बच्चे ये देखो ध्यान से, आपके सामने मैं एक टेबल शो कर रहा हूं, अभी जस्ट इसको एक बार देखेंगे, कोई भी इसका कंटेंट रीड नहीं करेंगे, मैं आगे आपको ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहां पर एक टेबल के अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, सर ये टेबल किस चीज की है बच्चे? ये कोई सपोज सेक्शन है, कोई कॉलेज है, कोई क्लास है, उसके स्टूडेंट्स की जो एज है उसकी टेबल शो हो रखी है। सर कैसे बच्चे? जो एज ऑफ स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनकी एज या तो है 19 20 ऐसे करके टिल द 24th ईयर की जो एज है वो हमने क्या कर रखी है, यहाँ पे शो कर रखी है ना। उस कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं? 400। तो बच्चे आउट ऑफ 400 कितने स्टूडेंट्स की एज 19 है, कितनों की 20 है? तो ये हमने क्या करा है, एक टेबल प्रेजेंट करी है। उस टेबल में हमने क्या किया, पूरे के पूरा जो भी हमारा डेटा था कॉलेज के स्टूडेंट्स का अकॉर्डिंग टू द एज, वो हमने यहाँ पे क्या करा है, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू समझ में आ गया कि टेबल क्या होती है। टेबल मींस बच्चे अभी हम पढ़ेंगे टेबल के, देखो एक अच्छी टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि टेबल होती क्या है। ठीक है बच्चे, ये एक टेबल है, इसको भी आप एक टेबल बोल सकते हो। आगे मैं और आपको एग्जांपल दूंगा अभी। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ वापस पॉइंट पे। सबसे पहले बच्चे टेबुलर प्रेजेंटेशन,
इन द टेबुलर प्रेजेंटेशन डाटा आर प्रेजेंटेड, देखो ध्यान से, डेटा आर प्रेजेंटेड, या तो बच्चे जो डेटा प्रेजेंट होगा किस में किया जाएगा, रॉज में और कॉलम्स में। कॉलम्स और रॉ पता है ना, कॉलम्स मींस जो एक टेबल होती है, जैसे आपकी क्लास में आपने देखा होगा बच्चे एक प्रॉपर लाइन में बैठते हैं, कॉलम्स में बैठते हैं, रॉ में बैठते हैं। कैसे, सपोज आपकी क्लास का ये ओवरव्यू है, अब यहां पर आपकी एक डेस्क की लाइन बनी है, सेकंड और थर्ड, मान लो आपकी क्लास में बच्चे ऐसे सीधी सीधी 3 डेस्क की लाइन है, तो जो ये लाइंस होती है हम इसको क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। जो ये प्रॉपर एक लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं बच्चे कॉलम, ठीक है। तो जो डेटा होता है उसको कभी भी अगर रॉ और टेबल्स में, कॉलम्स में अगर प्रेजेंट किया जाए तो वो कहलाएगा टेबुलर प्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। अब देखो ध्यान से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ टेबल इज दैट इट ऑर्गेनाइज, देखो ध्यान से, इट ऑर्गेनाइज डेटा फॉर द फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब कि जो एक टेबल के अंदर हम डेटा प्रेजेंट करते हैं उसको फर्दर हम आगे भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम फर्दर आगे भी स्टैटिस्टिकल कोई ट्रीटमेंट के लिए, कोई एनालिसिस के लिए, कोई डिसीजन मेकिंग के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर। देन टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल इट इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, टू लर्न द फर्स्ट अबाउट द व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। के स्टैट्स की जो एक टेबल होती है, एक अच्छी टेबल के कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी चीजें बच्चे उसके अंदर अवेलेबल होनी ही चाहिए। बच्चे जैसे कि देखना ध्यान से, सबसे पहले लिखा हुआ है अ गुड टेबल शुड एसेंशियली, मतलब कि बच्चे कंपलसरी ये चीजें तो होनी ही चाहिए किसी भी डेटा के लिए। क्या, सबसे पहले टेबल नंबर, अगर कोई भी बच्चे टेबल है, टेबल शो हो रखी है, तो वहां पे उस टेबल नंबर को प्रॉपर मेंशन करना है। क्यों बच्चे, देखो ये हम टेबल बना क्यों रहे हैं, हम इसको फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करने वाले हैं, उसका एनालिसिस करने वाले हैं, उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चे जब हम फर्दर उसकी स्टडी के बारे में कुछ कंक्लूजन लिखेंगे तो हम रेफरेंस भी तो देंगे ना, कि भाई हमने टेबल नंबर, सपोज इस टेबल का नंबर हमने दे दिया, जैसे कि मैं आपको एक और टेबल शो करता हूं, जैसे कि मैंने आपको क्या किया, इस टेबल का सपोज एक टेबल है, इसको मैंने टेबल नंबर दे दिया 49, टेबल नंबर 49। तो अब बच्चे जब मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखूंगा, कोई भी कंक्लूजन करूंगा, तो मैं उसमें ये लिख पाऊंगा ना कि अकॉर्डिंग टू द टेबल नंबर 49 द स्टूडेंट्स इन बीकॉम आर, स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बीकॉम आर 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने देखो पूरा जो स्टेटमेंट बोला उसमें मैंने ये रेफरेंस दे दिया कि आपको इस टेबल से ये डेटा मैंने लिया है, या इस टेबल से मेरे को ये डेटा क्या हुआ है, एज ए इनपुट मिला है। क्लियर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी कि वहां पर क्या होना जरूरी है, वहां पर आपका टेबल नंबर होना जरूरी है। उसके बाद में टेबल का बच्चे टाइटल भी तो होना चाहिए, टेबल किस चीज की है, कौन सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है टेबल में। तो जैसे यहां पे था, ये किस टेबल की थी बच्चे, रिजल्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था एक इस कॉलेज के स्टूडेंट्स का, तो ये हमने क्या दे दिया, उसका टाइटल दे दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बच्चे कैप्शंस। कैप्शंस का मतलब होता है बच्चे कॉलम की हेडिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ये वाला जो है पार्ट, ये कॉलम्स हो गए और ये रॉज हो गई। तो ये जो कॉलम है इसकी हेडिंग क्या है, तो जैसे हमने एक तो टाइटल मेन हेडिंग दे दी। यहाँ पर देखो ये जो टेबल है बच्चे कंपाउंडेड टेबल है, मैं आगे बताऊंगा कि जो टेबल्स होते हैं वो दो टाइप्स की होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के अंदर एक सिंगल वेरिएबल यूज होता है और कंपाउंड के अंदर 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स यूज होते हैं। मान लो इसमें देखो बच्चे 2 और मोर वेरिएबल्स हैं, तो मेरे को पता तो होना चाहिए कि ये जो मैं डिटेल्स लिख रहा हूं रॉ के अंदर, इस डिटेल की हेडिंग क्या है, ये किस चीज का डेटा है। तो वहां पे कभी भी क्या होना चाहिए, कॉलम्स की हेडिंग होना कंपलसरी है। तो जिस तरीके से कॉलम की हेडिंग जरूरी है बच्चे, वैसे ही रॉ की हेडिंग, जिसको हम बोलते हैं बच्चे स्टब्स बोलते हैं, तो ये भी होना बहुत जरूरी है कि भाई अगर मान लो ऐसे तो हमने कॉलम की हेडिंग दे दी ना, अगर ऐसे हम बात करेंगे तो इस पूरी रॉ की हेडिंग क्या हो जाएगी, कॉलम की हेडिंग क्या हो जाएगी, ये। तो मेरे को पता है सबसे पहले कॉलम की हेडिंग भी बतानी है और रॉ की हेडिंग भी बतानी है। देन उसके बाद बॉडी ऑफ द टेबल, मतलब सर बॉडी ऑफ द टेबल में क्या आ जाएगा बच्चे, टेबल की बॉडी का मतलब होता है बच्चे ये जो लाइंस बनी है, ये टेबल का जो फॉर्मेट बना है, इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ अ टेबल। इस टेबल की प्रॉपरली बॉडी है। नेक्स्ट
यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट बच्चे क्लियर है, कुछ नंबर कुछ वैल्यूज तो लिखोगे ना, ऐसा तो नहीं होगा टेबल बना के टेबल को ब्लैंक छोड़ दोगे कि भाई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितने स्टूडेंट्स पास हुए कितने फेल हुए, तो यहाँ पर उनका डेटा मेंशन किया हुआ है, तो ये डेटा होना भी क्या है, जरूरी है। डेटा तो बच्चे कंपलसरी है ना, डेटा के बिना तो कैसे काम चलेगा। अब देखो नेक्स्ट होता है बच्चे सोर्स नोट। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो देखो आप टेबल कभी भी शो करोगे तो टीचर हमेशा आपको बोलेंगे कि इसका सोर्स क्या है, ये जो डेटा है वो आपने कहां से लिया है। सपोज बच्चे ये जो टेबल है मैंने सपोज मान लो इनकी जो ये कॉलेज है ना इसकी वेबसाइट से ली है, ठीक है, मान लो कॉलेज थी मैंने उसकी वेबसाइट से ले ली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इस टेबल का जो सोर्स है, ठीक है, वो सोर्स क्या है मैंने लिख दिया, ये मान लो कॉलेज का जो नाम दिखा हुआ है DCDMBS मैंने लिख दिया .com। मैंने इस वेबसाइट से, ठीक है, DCDMBS.com से मैंने ये क्या किया है, डेटा लिया है, मैंने डेटा वहां से ये यूज किया है। तो बच्चे डेटा मतलब कि वो सोर्स कहां से डेटा लिया है। जैसे आप देखोगे आगे कोई भी डेटा हम देखेंगे कि भाई हमने ये डेटा सेंसस 2010 से लिया है, तो 2010 का जो सेंसस है वहां से लिया है। हम देखेंगे हमने कोई गूगल की रिपोर्ट से डेटा लिया है। तो ये जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमने कहां से कलेक्ट किया है, उसका सोर्स भी हमेशा मेंशन होना चाहिए, ताकि बच्चे हमारे टेबल है उसका थोड़ा वेटेज इंक्रीज हो जाए, जो डेटा है वो हमें क्लियर कट थोड़ा फोकस लगे कि हाँ ये जो डेटा है वो एक्यूरेट है, करेक्ट है, क्योंकि ये कोई भी है ना रीनाउन या रेपुटेड वेबसाइट से या ऐसे सोर्स से लिया गया जिसके हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चे वो लिखा हुआ है फुट नोट। देखो अब ये फुट नोट बच्चे कंपलसरी वाला पॉइंट नहीं है। कैसे, कभी मान लो सपोज कभी कभी आपने देखा होगा जैसे आपकी मार्कशीट प्रिंट होके आई, 10th या 12th की आपकी मार्कशीट प्रिंट होके आई, आपने देखा किसी एक सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स मिले थे उसके ऊपर उन्होंने लगा दिया स्टार, वहां पे आपने स्टार लगा दिया और फिर नीचे आप देखते हो वो स्टार का मतलब समझाते हैं कि स्टार मींस ग्रेस मार्क्स। आपको उसमें क्या दिए गए हैं, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। मतलब कि अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जो अपने जो डेटा हमने प्रेजेंट किया है टेबलर फॉर्म में या कोई भी डायग्रामेटिक फॉर्म में, उसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट छुपा हुआ है जिसको हमें मेंशन करना नीचे जरूरी है। बच्चे फुट नोट मतलब नीचे की साइड मेंशन करना। फुट नोट हमेशा आपको टेबल्स में अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो वहां पे क्या दिखाना पड़ेगा, आपको फुट नोट भी वहां पे शो करना पड़ेगा। क्लियर, ओके सर, ये वाला पॉइंट भी हमको समझ में आ गया। नाउ अगर ये पॉइंट भी बच्चे समझ में आ गया तो ये मैंने अभी क्या पढ़े हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर जो टेबल होती है उस टेबल के हमने पढ़े थे बच्चे एसेंशियल पार्ट्स के, ऐसी जो गुड क्वालिटीज हैं जो एक टेबल में होनी चाहिए, गुड कंटेंट है जो टेबल में होने चाहिए। आगे देखते हैं फटाफट। देखो ये हो गई बच्चे टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात। उसके बाद में दूसरा वाला कौन सा प्रेजेंटेशन था, डायग्रामेटिक। तो जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस हैं, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस हैं उसमें देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दिस मेथड्स प्रोवाइड अ क्विकेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन टू बी एक्सप्लेन। देखो ध्यान से, मतलब कि अगर कोई डेटा है, देखो सबसे पहले ये दो चीजें समझनी पड़ेगी। जो डेटा होता है जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर हमने उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद जो उस डेटा का जो यूजर है उसको हम वो डेटा प्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं या हम कर सकते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं दोनों में से ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा क्विक रिस्पॉन्सिंग कौन सा डेटा होता है। तो बच्चे आपने देखा होगा जो प्रेजेंटेशन हम करते हैं डायग्रामेटिक, हम डायग्राम के थ्रू कोई भी प्रेजेंटेशन करते हैं उससे बहुत ही इजीली क्विक एक हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चे, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कैसे, हमें टेबल के अंदर तो क्या करना पड़ता है, डेटा को देखना पड़ता है, वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि सर इसमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। मैं भी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा टेबल के अंदर, आप देखना उसमें क्या होगा, या तो मैं पूरी टेबल को देख लूं, स्टडी कर लूं और फिर मैं कंक्लूजन दूं कि भाई इस डेटा के अंदर ये जो पॉइंट है ये मान लो सपोज हाईएस्ट है या लोएस्ट है। लेकिन जो डेटा हम डायग्रामेटिक शो करेंगे उसमें ऐसा बच्चे पूरा कंक्लूजन निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार में जब देखेंगे, एट अ फ्लैश जब आप उसको देखेंगे, आपको एक ही बार में पता चल जाएगा ये वाला जो इसका पीक पॉइंट है, ये वाला जो है उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज इसमें आ जाएगी। नाउ अब देखो इसके अंदर यही बताया इन्होंने कि दिस मेथड प्रोवाइड द क्विकेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन टू बी एक्सप्लेन बाय द डेटा इन कंपैरिजन टू द टेबुलर और
टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, मतलब टेबल के कंपैरिजन में बच्चे क्विक रिस्पॉन्स या फिर क्विक हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ये हमको पूरा समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ट्रांसलेट्स क्वाइट इफेक्टिवली एंड हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। मतलब कि देखो इफेक्टिवनेस भी किसकी ज्यादा होती है बच्चे, ऑब्वियसली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होगा उसकी होगी। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कंटेन्ड इन नंबर्स इनटू मोर कंसर्न, देखो यहां पे ध्यान से, मोर कॉन्क्रीट एंड इजीली कॉम्प्रीहेंसिबल फॉर्म, मतलब कि हम इजीली देखो उस डेटा को एक तरह से क्या हो गया, एक कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म में हमने डेटा को प्रेजेंट कर दिया, किसमें, डायग्रामेटिक में। जबकि टेबुलर प्रेजेंटेशन में कॉम्प्रीहेंसिव बच्चे सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, हम तो एक बार उस डाटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं और एक टेबल के फॉर्म में उसको शो करेंगे। जबकि जो डायग्रामेटिक वो है वहां पे मतलब कि बेसिकली कॉम्प्रीहेंसिव, यहाँ पे बच्चे समरी नहीं होगी, एक कॉम्प्रीहेंसिव हम पूरा का पूरा वहां पे क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म में इजीली उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, नाउ अ डायग्राम्स में बी मोर और लेस एक्यूरेट। देखो डायग्राम्स एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है सर, कैसे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जब हम टेबल्स बनाते हैं बच्चे, सपोज मेरे को क्या करना है, सपोज मेरे को मान लो एक डायग्राम बताना है, उसमें मेरे को बताना है कि जो 2019 के अंदर हमारी कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन थी बच्चे 125 करोड़। तो बच्चे मैं टेबल के अंदर जो न्यूमेरिकल पॉइंट्स बताऊंगा वहां पे क्या मैं ऐसा पॉसिबल है कि जो मैं यूनिट्स लेता था टेबल में, जैसे कि देखो टेबल्स में आगे आपको बताऊंगा, जैसे मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जब मैं करूंगा उसमें जो मैं यूनिट्स लेता हूं टेबल में, तो मैं 125 करोड़ यूनिट मेजर करके वहां पे प्रॉपरली लिखूंगा क्या। सर ये चीज समझ में नहीं आई, चलो समझ में नहीं आई तो काम करता हूं, मैं आपको आगे जो हम टेबल पढ़ने वाले हैं उसका हाथों हाथ वहीं पर आपको थोड़ा सा क्या दे देता हूं, उसका रिव्यू दे देता हूं। देखो कैसे, सपोज आप जस्ट अभी ये कंटेंट मत देखना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसका टेबल एक अवेलेबल है यहाँ पे, तो इससे आप समझो एक बार कैसे। सपोज बच्चे जैसे वहां पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल चेंज करते हैं, यहाँ पे 60 से लेके 50 के बीच में है ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम की वैल्यू है वो कितनी है, 60 से लेके 50 के बीच में है। अब नाउ ये 53 भी हो सकती है, 58 भी हो सकती है। एक्यूरेट कौन बच्चे इसको मेजर कर पाएगा ना, मतलब एग्जैक्ट हम लोग डिटेल बता नहीं पाएंगे ये कहां पर लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि डायग्रामेटिक में एक्यूरेसी भले इतनी अच्छी ना हो लेकिन डिसीजन क्या हो जाता है, क्विक हो जाता है। तो यही तो वो चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डायग्राम्स में बी मोर और लेस एक्यूरेट बट दे आर मोर इफेक्टिव देन टेबल्स इन प्रेजेंटिंग द डेटा। एक्यूरेसी भले थोड़ी कम या ज्यादा हो जाए लेकिन जो बच्चे क्विक, जो मोर इफेक्टिवनेस है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, वो इजीली कहां से आ सकती है, वो आ सकती है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। हाँ सर, तो यहां पर मतलब कि एक्यूरेसी भले ही कम हो लेकिन यहाँ पे जो एफिशिएंट है, मतलब कि डाटा की जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही ज्यादा होती है कंपैरिजन टू द टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो बच्चे ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया किसका, एक तो टेबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बीच में। अब वापस आ जाते हैं बच्चे टेबुलर प्रेजेंटेशन में, अब बात करते हैं टेबुलर फॉर्म्स की, कि जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है वो किस किस दो फॉर्म्स में हम लोग कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है ना। टेबुलर फॉर्म में ध्यान से देखिएगा, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑकर्स एज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस यूजुअली एज अ टेबल और एरे ऑफ क्या है बच्चे, डिसऑर्डरली वैल्यूज। सर एरे मींस बच्चे, एरे मींस अभी हम आगे देखेंगे, एरे मींस न्यूमेरिकल वैल्यूज या मैट्रिक्स, किसी भी टेबल की, किसी भी रॉ की, किसी भी कॉलम की कुछ मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स का मतलब है बच्चे मैथमेटिकल डेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा। तो मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो यूजुअली एज अ टेबल और अ एरे ऑफ डिसऑर्डरली वैल्यूज, मतलब कि वहां पे ऑब्जर्वेशन जो होती है वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होती है। These observations are to be firstly arranged in some order। याद रखना कभी भी ये जो डेटा होगा इसको हम जनरली बच्चे किसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सर ऑर्डर मींस बच्चे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। सर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बच्चे बढ़ते हुए क्रम में, जैसे मान लो नंबर मैंने रैंडम लिखे हैं तो मैं सबसे छोटा नंबर पहले लिखूंगा, उससे बड़ा बाद में, उससे बड़ा उसके बाद में, ठीक है। तो सिमिलरली ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा नंबर पहले, उससे छोटा नंबर बाद में। ये तो मतलब असेंडिंग का मतलब बच्चे बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में। क्लियर, ठीक है सर, हमको ये चीज समझ में आ गई। आगे लिखा है और
ये तो होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग, और ग्रुप्ड टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल बिफोर प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑन अ डायग्राम पॉसिबल। मतलब कि कभी भी देखना कि अगर मान लो कोई डेटा है उसके अंदर अगर फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी मतलब मैंने बोला बच्चे, मैंने आपको मार्क्स दिए जैसे 2, 4, 8 और मैंने देखा कोई नंबर जो मार्क्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले वहां पे मेरे को एनालाइज करके उसको ग्रुप में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई जो 4 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10 वो 3 स्टूडेंट के आए हैं, तो मैंने उन 3 स्टूडेंट का एक सेपरेट ग्रुप बना दिया। और बच्चे इस ग्रुप बनाने को हम फ्रीक्वेंसी बोला करते थे, याद आ रहा है? डिस्क्रीट सीरीज में मार्क्स लिखते थे और उसके आगे उसके क्या लिखते थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको मैंने एफ से डिनोट किया था, फ्रीक्वेंसी कहते थे उसको। ठीक है, हाँ सर हमको याद आ गया, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे एरे। अभी जो ये ऊपर बात हो रही थी किस चीज की, एरे ऑफ डिसऑर्डरली वैल्यूज, मतलब कि जो प्रॉपर अगर मैट्रिक्स है जो प्रॉपरली अगर डिसऑर्डर में है, एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या बनता है, हमें उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में सेट करना। ओके, तो नाउ एरे के अंदर देखो बच्चे, एन एरे इज ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यूज, मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स ऑफ रॉज एंड कॉलम्स ऑफ नंबर्स विच हैव बीन अरेंज इन सम ऑर्डर। मतलब अगर कोई भी डेटा है, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, उसको हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें वो किसी ऑर्डर में अरेंज करना है या किसी ऑर्डर में दिया होगा। याद रखना बच्चे, हम आगे कभी भी कोई क्वेश्चंस करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको जो भी डेटा अरेंज कराऊंगा, मैं प्रेफर करता हूं बच्चे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए मैंने लिख दिया है प्रेफरेबल, क्या होगा बच्चे, असेंडिंग ऑर्डर। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट, क्या लिखा हुआ बच्चे, प्रिमिटिव वे टू टेबुलेटिंग, देखो ध्यान से, इंफॉर्मेशन, बट कैन बी वेरी यूजफुल इफ इट इज अ स्मॉल इन साइज। मतलब कि अगर इंफॉर्मेशन की जो क्वांटिटी है, जो न्यूमेरिकल डेटा है, वो अगर बच्चे स्मॉल साइज में है, सर स्मॉल साइज मतलब बच्चे सपोज फ्यू डेटा ही है क्वांटिटी में, जैसे 10, 15, 20 इतना ही अगर डेटा है, इतने नंबर्स का ही डेटा है, तो बच्चे इजीली उसको हम टेबुलर प्रेजेंटेशन में ही शो कर पाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा अगर बच्चे डेटा अगर वेरी करता है, इससे ज्यादा उसमें कंटेंट है, तो कभी भी हम उस चीज का क्या बना पाएंगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि देखो अपने आप में उसकी लेंथ बढ़ जाएगी टेबल की। ठीक है, तो सिंपल तब तक रहेगा ये जब तक टेबल का साइज क्या होगा बच्चे, टेबल का साइज होगा छोटा। ठीक है, यानी कि जो कंटेंट है वो अगर यूजफुल डेटा जो है वो अगर साइज में स्मॉल है, तभी हमारा उसमें टेबल प्रेजेंटेशन होगा। सर अगर बड़ा साइज हुआ तो बच्चे हम ट्राई करेंगे कि हम उसको किस में दिखाएं, डायग्रामेटिक सेंस में, डायग्रामेटिक फॉर्म में हम उस डेटा को प्रेजेंट करें। नेक्स्ट देखो, सम इंपॉर्टेंट स्टैट्स कैन इमीडिएटली बी लोकेटेड बाय द मेयर इंस्पेक्शन। मतलब अगर मान लो कोई भी स्टैटिस्टिक की अगर मान लो कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लोकेट करनी है हमें उसकी इंस्पेक्शन, तो देखो कुछ चीजें होती है जो बिना किसी कैलकुलेशन के, मतलब कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिना किसी कैलकुलेशन के अगर हम लोग किसी डेटा को जस्ट एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो कुछ मैट्रिक्स तो हमें, कुछ एरे तो हमें डायरेक्टली ही पता चल जाते हैं। सर जैसे कि बच्चे, जैसे कि देखो सबसे पहला लिखा हुआ है इन्होंने मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मतलब सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन कौन सी है, उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन सा है। देखो हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो सबसे पहला वाला सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन, सबसे लास्ट वाली सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, सबको काउंट कर लेंगे। उसके बाद मोड, बच्चे मोड मींस एक जो भी डेटा है वो सबसे ज्यादा कौन सा वाला जो डेटा है वो रिपीट हो रहा है। मतलब अगर बहुत ज्यादा बार कोई चीज रिपीट हो, मान लो अगर मैं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात करूं और उसमें से बच्चे 3 या 4 स्टूडेंट्स के बच्चे 7 7 7 7 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए 7 मार्क्स मोड बन जाएगा, बिकॉज ये एक ऐसा 7 मार्क्स है जो कॉमन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में। क्लियर। उसके बाद में आएगा बच्चे मीडियन। मीडियन की बात होती है बच्चे सेंट्रल, मतलब जो नंबर होगा, मतलब कोई भी किसी अगर मीडियन उसके मिडिल में अगर जो नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। लेकिन याद रखना जब हम अभी इसकी बात कर रहे हैं बिना किसी कैलकुलेशन के अभी हम निकालना सीख रहे हैं मीडियन, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपकी टोटल वैल्यूज हैं, अगर वो ऑड होगी, सर ऑड मींस बच्चे, ऑड मींस होता है 3, 5, 7, मतलब कि ऐसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड में होगी
तभी पॉसिबल है कि आप क्या कैलकुलेट कर सको, क्या एक ही बार में आप पता कर सको, मीडियन पता कर सको। सर ये चीज समझ में तो आ गई, बट क्या इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है? बच्चे बिल्कुल हो सकता है। इसका आपको मैं एक एग्जाम्पल शो कर देता हूं। ओके, कहां गया इसका एग्जाम्पल? ओके, ये देखिए, ये रहा आपके सामने इसका एक एग्जाम्पल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके सामने क्या किया मैंने, एक डेटा, एक मैट्रिक्स मैंने आपको प्रोवाइड की, एक एरे मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब आपको उसकी बच्चे ये 5 चीजें डिनोट करनी है, 5 चीजें इसके आइटम्स हैं वो कैलकुलेट करनी है। क्या अपन कर पाएंगे? देखो ध्यान से, सबसे पहले इस टेबल को ध्यान से देख लेना स्टूडेंट्स एक बार। यहाँ पे कितने रॉज और कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। 5 तो रॉज हैं, कॉलम कितने? 1 2 3 4 5, और 5 ही हमारे क्या है बच्चे? कॉलम्स हैं। तो बच्चे 5 रॉ 5 कॉलम, तो कोई बताएगा टोटल नंबर्स कितने होने वाले हैं? 5 × 5 25 हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता लगा, कितने नंबर हैं यहाँ पे टोटल लिखे हुए? 25 तरह के नंबर हैं। नेक्स्ट, सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है? 2 है। मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 68 है। तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन भी कैलकुलेट हो गई। फिर मीडियन की बात करेंगे, पहले मोड की बात कर लेते हैं। मोड मींस ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से देखें, 19 19 19 19 बच्चे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 23 तो 2 बार ही हो रहा है, और कोई ऐसा नंबर है नहीं, ठीक है। यानी कि जो 19 है वो देखो ध्यान से 3 बार रिपीट हुआ है बच्चे। तो इस टेबल का जो मोड हुआ वो क्या हो गया हमारा? 19 हो गया। क्लियर? आफ्टर दैट इसकी बात करें मीडियन की। सर इसमें मीडियन कैसे निकलेगा? बच्चे बहुत सिंपल है। मीडियन कैसे निकलेगा? एक काम करो, कितनी रोज थी? 5 थी। तो इधर 5 में से ऊपर की 2 हटा देते हैं, इधर की 2 हटा देते हैं, तो बीच वाली जो रो है वो कौन सी निकल के आ गई? ये निकल के आ गई हमारी सेंटर वाली रो। क्लियर? फिर सिमिलरली रो, इसमें भी ऐसे ही करो, यहां पर पता करो सेंटर वाली रो कौन सी है? ये वाली। तो इन दोनों के बीच में जो एग्जैक्ट नंबर आ रहा है कितना? 24। तो हमारा मीडियन क्या हो गया? 24। सर ऐसे हमेशा टेबल में करेंगे बच्चे? ये जस्ट मैंने आपको इस टेबल के हिसाब से करके दिखाया है। हम आगे तो देखो मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे फॉर्मूला से। तो यहां पर ये तो जस्ट एक बताना चाह रहा है आपको कि जो मैट्रिक्स होता है, जो एरे होता है, उसके कुछ आइटम्स तो अगर सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को सेट कर दो तो वो तो इजीली कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। ठीक है, नाउ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना बच्चे, अब हम आ रहे हैं हमारे टेबुलर प्रेजेंटेशन के जो 2 फॉर्म्स थे, 2 पार्ट्स थे, उसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले लिखा हुआ बच्चे अ सिंपल टेबल, मतलब सिंपल टेबल कह लो इसको, या बच्चे इसको सिंगल वेरिएबल टेबल कह लो, एक ही बात है। सिंपल टेबल में क्या होगा? अ टेबल इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स देन द एरे। अब देखो ये एरे इंफॉर्मेशन के कंपैरिजन में तो टेबल क्या होती है बच्चे? कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों? इस एरे की जो इंफॉर्मेशन है उसको देख करके हम लोग क्या बनाते हैं? टेबल्स बनाते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर बच्चे एक नंबर रिपीट हो गया था, 23 23, 19 19 19। तो जब हम टेबल बनाते थे, याद आ रहा है, डिस्क्रीट सीरीज अगर बनाते तो आपको पता होगा, मैं यहां पर एक्स में लिख देता 19 और फ्रीक्वेंसी में लिख देता 1 2 3, 3 फ्रीक्वेंसी लिख देता मैं 19 नंबर की। तो हम टेबल में जब डेटा को, कोई मैट्रिक्स या कोई एरे को जब हम टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो वो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होता ही है। अ टेबल इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स देन द एरे सिंस इट्स नीड्स। देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है टेबल के लिए? हेडिंग, द नेम ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। तो ये चीजें तो अपने को लिखने की पड़ेगी। हेडिंग क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल्स क्या है। वी कैन ऑल्सो यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल एट अ टाइम। कभी कभी हम सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने फ्रीक्वेंसी को एफ लिख दिया, एज को मैंने ए लिख दिया, और साइड में फुटनोट में बता दिया कि ए मींस एज, एफ मींस फ्रीक्वेंसी। तुम सिंबल्स में भी शो कर सकते हैं। प्रोवाइड्स दे आर सफिशिएंटली एक्सप्लिसिट टू द रीडर, मतलब वो चीज जो है वो इजीली बच्चे एक्सप्लिसिट, मतलब कि जो रीडर है, देखने वाला है, वो चीज उसको समझ में आ जाए। ठीक है सर, कैसे बच्चे? अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट है तो आपको याद होगा, हम आगे हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, जो इनकम होता है, हम इनकम को हमेशा वाई से डिनोट करते हैं। जो इनकम होती है हम उसको किससे डिनोट करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे तब। अगर वाई लिखा हुआ है कहीं पे तो वाई का मतलब होता है इनकम। ठीक है, तो ये चीज किसको समझ में आएगी? जो इकोनॉमिक्स, जो डेटा होगा। तो यानी कि अगर मैं यहां पर लिख दूं सपोज नंबर ऑफ पर्संस और आगे मैं लिख दूं वाई, तो वाई का मतलब क्या हो गया वहां पे? इनकम। तो सिंबल्स के अंदर भी शो किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शनली द टेबल में ऑल्सो इंक्लूड्स टोटल और परसेंट। और कभी कभी बच्चे जब टेबल हम बनाते हैं
तो देखो ऑप्शनल है, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस टोटल करो उस टेबल की, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो हम उसके परसेंटेज निकाल भी सकते हैं और उसके टोटल भी निकाल के हम नीचे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो इसने पूरी डिटेल बोली इसको हम एक बार यहां इंप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये होगी बच्चे इस टेबल का टाइटल हो गया, ठीक है। टेबल नंबर इसमें नहीं है तो सपोज मान लो लिख दो, मैंने ऊपर लिख दिया है टेबल नंबर 49, ठीक है। टेबल नंबर 49, सर टेबल नंबर 49 तो आगे आएगी ना, 48 लिख दो बच्चे, ठीक है। चलो एज ऑफ, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स की जो दी है, सबसे पहले एज दे रखी है 19, 20, 24 और फ्रीक्वेंसी कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ये एज है, ठीक है। सर ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, अभी इसको नहीं देखना है, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं वेट। जब हम आगे पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड तब मैं ये समझा दूंगा, इसको बोलते हैं वेटेज। वेटेज का मतलब बच्चे एक तरह से परसेंटेज ही होता है, लेकिन जो परसेंटेज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंट 100 की सेंस में होता है कि भाई टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए 100, जबकि जो वेट होता है वो बच्चे 1 होता है, ठीक है। फर्क अभी आगे जब हम समझेंगे तब इसको कवर करेंगे, अभी इसको फिलहाल रहने देते हैं, इसको इग्नोर करना। अभी जस्ट ये वाली टेबल समझो, एज ऑफ स्टूडेंट्स और उनके साथ में क्या लिख दी मैंने, उनकी फ्रीक्वेंसी, और नीचे नोटिस करो मैंने उनका क्या लिख दिया, कितने स्टूडेंट्स थे, तो मैंने यहाँ पे टोटल भी उसका मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली कौन सी टेबल थी, तो ये टेबल थी स्टूडेंट्स हमारी सिंपल वाली, ठीक है। नाउ सर एक और कौन सी टेबल होती है बच्चे, इसके बाद आती है टेबल एक कंपाउंड टेबल, यानी कंपाउंडेड टेबल। कंपाउंड टेबल में क्या होगा, देखो वहां पे वेरिएबल एक ही था। सर वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है बच्चे, वेरिएबल्स का मतलब देखो मैंने यहां पे लिखा कि एज ऑफ स्टूडेंट्स और मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी यहाँ पे, ठीक है। यानी जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वो मैंने एक ही मेरा वेरिएबल है। एज तो देखो बच्चे कंटेंट है, ये जो है एक्स का काम कर रहा है, लेकिन जो ये फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की थी। सपोज मान लो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं वो मैंने क्लास 1 के लिखे हैं, ये मैंने जो क्लास है वो 1 के लिखे हैं। अगर साथ में मैं क्लास 2 की एज भी लिख देता, क्लास के जो क्लास सेकंड है, सेकंड जो क्लास होगी उसके भी अगर मैं स्टूडेंट्स की यहाँ पे लिख दूं भाई कितने स्टूडेंट्स की कौन सी एज है, तो होगा क्या कि अगर यहाँ पे वेरिएबल्स फ्रीक्वेंसी अगर 2 या 2 से ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए फिर क्या बनाई जाती है, कंपाउंड टेबल बनाई जाती है। कैसे देखो, अभी हमने पहले एक टेबल डिस्कस की थी, एक टेबल शो की थी मैंने आपको, उसमें लिखा था कंपाउंड टेबल्स का मतलब क्या है, अ कंपाउंड टेबल इज जस्ट एन एक्सटेंशन, देखो ध्यान से, अ कंपाउंड टेबल इज जस्ट एन एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन है कौन सी वाली का, सिंपल टेबल का, इन विच देयर आर मोर देन वन वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एट्रीब्यूट्स, यानी कि सब वेरिएबल्स बना दिए गए हैं, मतलब 2 से ज्यादा वेरिएबल्स बना दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एन एट्रीब्यूट इज जस्ट अ क्वालिटी property components of the variable according to which it can be differentiated विथ रिस्पेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब कि बच्चे देखो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, देखो मैंने जैसे क्लास अलग अलग बना दी, जैसे मैंने एक बोला फर्स्ट क्लास, एक होगी सेकंड क्लास, जो मैंने बच्चे इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको चेंज कर दिया, वेरिएबल्स अलग बना दिए। वैसे कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्वालिटी बेस भी हो सकता है, मतलब किस बेसिस पे आप वेरिएबल्स बना रहे हो उसकी बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है वो हम किस लिए बनाते हैं, इसके ये सारे डिफरेंशिएट क्यों करते हैं एट्रीब्यूट्स, हम उसके सब वेरिएबल्स क्यों बना देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक दूसरे वेरिएबल्स को एक दूसरे से अलग करना होता है, ठीक है। नाउ वी मे रेफर टू द, अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल का एग्जांपल दिया है, टेबुलर प्रेजेंटेशन का, ध्यान से देखना बच्चे। यहां पर सबसे पहले मान लो एक कोर्स है, सर कौन से कोर्स हैं बच्चे, मान लो एक कॉलेज में ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स हैं, मान लो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इनके मान लो स्टूडेंट 12th पास करके आगे कॉलेज में गए, तो आर्ट्स वाला बीए करेगा, कॉमर्स वाला बीकॉम करेगा और साइंस वाला बीएससी करेगा, तो जनरली ये सिस्टम होता है, ठीक है। नाउ अब हुआ क्या, जब वो आगे गए तो देखो बीए वाला हो गया, बीकॉम वाला हो गया और बिजनेस ये बैचलर इन साइंस बीएससी हो गया। अब ये जब स्ट्रीम हो गई 3, अब हमने क्या करा, हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने उसको डेटा को टेबल में प्रेजेंट किया। हमें देखना है कि उस कोर्स के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं और उसमें से कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। अब ध्यान से देखना, हमारा जो मेन वेरिएबल है, मेरे को डेटा चाहिए था स्टूडेंट्स का पास और फेल का, तो देखो स्टूडेंट्स और पास एंड फेल ये तो बन गई मेरी मेन जो रॉज हैं और कॉलम है उनकी हेडिंग बन गई। कैसे देखो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट, रिजल्ट में पास फेल, देखो पास सप्लीमेंट्री, कंपार्टमेंट का भी लिखा हुआ है, पास सप्लीमेंट्री और फेल, क्लियर।
तो पास, सप्लीमेंट्री और फेल के अंदर साथ में और कौन सी कैटेगरी बना दी है मैंने कि भाई जो पास हुए हैं वो देखो अलग अलग तीनों क्लासेस का मैंने डेटा लिया, मैंने बीए का भी ले लिया, मैंने बीकॉम का भी ले लिया, मैंने बीएससी का भी ले लिया। अब हुआ क्या, देखो एक ही टेबल में मैंने 3 क्लास के 3 अलग अलग कोर्सेज का मैंने डेटा बच्चे यहाँ पे सेट किया है। अब देखो क्या ये रीडेबल डेटा है? बिल्कुल सर, इजीली रीड करके एनालाइज किया। मैं आपसे पूछूं कि बच्चे मेरे को तो आप बताओ बीकॉम के अंदर कितने स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट है, तो आप इजीली बोल सकते हो सर बीकॉम कंपार्टमेंट, तो आप यहां से यहां गए और ये आपने बोला बीकॉम में कंपार्टमेंट आई है 10 स्टूडेंट्स की, मतलब कि रीडेबल टेबल है नो डाउट। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं, जो ये वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं? एक से ज्यादा है, मतलब कि 2 और 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो वो बनती है वहां पे कंपाउंड टेबल। आई होप आपको ये कंपाउंड टेबल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंपाउंड टेबल। तो टेबल्स कितने टाइप की होती है? एक होती है बच्चे सिंपल टेबल जिसमें वेरिएबल होगा सिंगल, और एक होती है कंपाउंड टेबल जिसके अंदर वेरिएबल्स होंगे 2 और मोर, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं बच्चे कौन सा वाला? डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक में देखो सबसे पहले बच्चे हम आगे बात करेंगे अभी, लाइन ग्राफ्स की बात आती है सबसे पहले कि ग्राफ्स हम बनाते हैं। ये आपने वर्ड ग्राफ्स तो जरूर सुना होगा। हम क्या करेंगे पहले अभी लाइन ग्राफ्स बनाने वाला पॉइंट कवर करेंगे। सर लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं? बच्चे अभी थोड़ा रुक तो जाओ, हम सारी चीजें भी कवर करने वाले हैं। आप तो सीधा सीधा भागे जा रहे हो। देखो ध्यान से, लाइन ग्राफ के लिए मैं आपको एक छोटी सी टेबल दिखा रहा हूं, आप उससे देखिएगा और उससे बताइएगा ये आपने कभी ऐसा देखा है या नहीं देखा है। देखो मैंने आपको शो की है एक लाइन डायग्राम की कॉपी, ठीक है, लाइन ग्राफ की कॉपी। देखो हुआ क्या, अभी इसको नहीं देखना है, हमारे पास एक सिंगल मतलब कि सिंपल वाली सिंगल वेरिएबल की एक टेबल अवेलेबल है। इस टेबल को मेरे को क्या करना है स्टूडेंट्स, इस ये तो है टेबुलर सेंस में, मेरे को इसको बच्चे डायग्रामेटिक, ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन करना है। और कौन सा वाला प्रेजेंटेशन? लाइन ग्राफ मेरे को बनाना है। तो कैसे बनाया जा सकता है देखना, बहुत इजी है, कोई ऐसी कोई इतनी टफ साइंस या कैलकुलेशन नहीं लग रही है यहाँ पे। ध्यान से देखो, कभी भी अगर स्टूडेंट्स, अगर ये देखो ये तो बात हो रही है सिंगल डेटा, ये वाला डेटा कौन सा है? ये सिंपल टेबल है या कंपाउंड टेबल है? सर सिंपल है, बिकॉज यहाँ वेरिएबल क्या है? एक ही है। कभी भी जब वेरिएबल एक ही होगा तो बच्चे उसकी जो हम बनाएंगे लाइन ग्राफ बनाएंगे तो वो सिंगल लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? सिंगल लाइन ग्राफ बनेगा। तो देखो सिंगल लाइन ग्राफ का मतलब लाइन एक ही बनेगी, सिंगल लाइन, ठीक है। अब ये बनी कैसे है देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है हमें, कोई भी जो हमारी डिटेल्स है बच्चे, जैसे मान लो हमारा ये जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल जो हमारा x है, जो हमारी ये वाली एज है, इसको हमें x एक्सिस पे ले लेना है। सर ये x एक्सिस क्या होती है बच्चे? जो ये ग्राफ होता है, डायग्राम होता है, उसमें जो ये नीचे वाली बॉटम लाइन होती है इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, और ये जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग y एक्सिस, ठीक है। इतना मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, आप तो बस डायग्राम देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इस x एक्सिस के डेटा को मैं यहां पर प्रॉपर एक वे में क्या करूंगा, प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। जैसे बच्चे देखो यहाँ पे एज मैंने यहाँ पे शो कर दी 19, 20, 21, ये मैंने सारी यहाँ पर एज शो कर दी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अभी लाइन को मत देखना, लाइन में भी बनवाऊंगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है बच्चे? यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर कहां तक गया हुआ है? 149 तक का, 149। तो मेरे को एटलीस्ट यहाँ पे 149 तक की डिटेल मेरे को यहाँ पे लेनी है, ठीक है। अब याद आ रहा है मैंने बोला था कि जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है वो अगर स्मॉल साइज का डेटा है बच्चे तब हम वहां पे यूज करते हैं। अगर लार्ज क्वांटिटी लार्ज नंबर में आ जाए तो वहां पे ये सूटेबल नहीं होता है टेबुलर, वहां पे प्रेजेंटेशन अच्छा होता है डायग्रामेटिक सेंस में, जो इजीली हम लोग वहां पे बना सकते हैं और इजीली स्टडी किया जा सकता है। अब देखो इसमें हुआ क्या है, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले यहां पर हमने y एक्सिस पे बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर दिए, फ्रीक्वेंसी शो कर दी, और यहां पे हमने एज शो कर दी। अब देखो सबसे पहले 19 एज पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 14। तो ये रही एज 19 और इस पे 14 ढूंढो बच्चे, तो ये 14, 10 और 20 के बीच में आएगा कहीं पे। तो सपोज ये वाला पॉइंट आ गया यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया हमारा यहां पर। सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है 20 के ऊपर बच्चे 23, तो जो एज है 20 और इस पे होना चाहिए 23, तो 23 आएगा 20 और 40 के बीच कहीं पे, तो मान लो यहां पर आ गया ये वाला, ठीक है।
तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे था, सेकंड पॉइंट यहाँ पे था। इसी तरीके से बच्चे थर्ड पॉइंट 21 पे 134, 21 एज, इस पे जाकर के मेरे को कहाँ पे रुकना है बच्चे 134 कहाँ पे आएगा 120 और 140 के बीच। मैंने जो ये इंटरवल लिया है, मैंने जो गैप लिया है इनके बीच का, वो लिया है बच्चे मैंने 20 स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे मेरे 20 का सीक्वेंस चल रहा है, देखो 20, 40, 60, 80, 120, 100 ऐसा। नाउ इसके बाद में 22 पे सीधा 149, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या करा इसका एक, अब इसको जो ये पॉइंट्स बनाए थे आपको इसको प्रॉपरली स्केल के साथ क्या कर देना है बच्चे, ज्वाइंट कर देना है। अब जब आप इसको ज्वाइंट करोगे, अब ध्यान से देखना, मैंने पहले कुछ इंपॉर्टेंस बताई थी कि एज ए जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है उसमें स्टडीज बहुत क्विक की जा सकती है। कैसे बच्चे, देखो दो चीजें हैं, आप 3 सेकंड के लिए इस टेबल को देखो। सर सिर्फ 3 सेकंड के लिए? बिल्कुल बच्चे, ये मैंने हाथ रखा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, 1 2 3, इस डेटा को क्या आप प्रॉपरली एनालाइज कर पाए, क्या कैलकुलेशन कुछ कर पाए? सर नहीं, आपने ज्यादा टाइम ही नहीं दिया। बच्चे इस डेटा को ध्यान से देखना, ठीक है। 1 2 3 दिखाऊं आपको, 1 2 3 बंद कर दिया। अब देखो ध्यान से, सबसे देखा हमने हाईएस्ट पॉइंट जो पीक था वो किस पे था, 22 एज पे। मतलब इजीली क्या हो गई, उसकी स्टडी हो गई। इसमें बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, नंबर्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना पड़ता है। जबकि यहाँ तो एट अ ग्लैंस, मतलब कि एक टाइम में एक फ्लैश पे देखोगे तभी चलता है पता, अरे डायग्राम यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे कम है, तो ये 2 नंबर पता चल गए। तो मैट्रिक्स हमें इजीली पता चल गई उस चीज का एरे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर? तो ये था बच्चे सिंगल लाइन ग्राफ, ठीक है। ये था हमारा सिंगल लाइन ग्राफ। क्या होता है सिंगल लाइन ग्राफ? A line graph is usually made to show the frequency of the various variables of a variable। आगे लिखा है successive points are joined, मतलब कि जो हमने ये points बनाए थे ना, पहले हमने x और y एक्सिस पे points डिनोट किए, फिर हम क्या कर देंगे, उन points को joint कर देंगे by the means of a line segment। सर ये लाइन सेगमेंट, बच्चे लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, हमको थोड़ी सी मैथमेटिक्स डिफिकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि हम क्या करते हैं उस चीज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर इसको लाइन बोला जाता है, इसको जहां पे एरो लगा है, क्यों? क्योंकि लाइन कभी भी बच्चे लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड लाइन चलती रहती है। और जो सिंगल लाइन जिसका एक अल्टीमेट एंड पॉइंट हो और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि जो ज्वाइंट कर देना हमें उसको एक लाइन सेगमेंट के थ्रू, सो दैट, देखो ध्यान से, सो दैट अ ग्लैंस एट अ ग्राफ इज इनफ फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल। मतलब एक ही बार में देख करके डिस्ट्रीब्यूटर, जो एक ही बार में जो डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके जो अंडरस्टैंड कर सके रीडर कि भाई वहां पर क्या है, कौन सी सिचुएशन पे हाईएस्ट पॉइंट है, कौन पे लोएस्ट है, और क्या उसका वेरिएबल का प्रॉपर सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो हमने देखा सिंगल डायग्राम, इसमें क्या होगा, द सिंपलेस्ट ऑफ द लाइन ग्राफ्स इज अ सिंगल लाइन ग्राफ, so called because it displays the information concerning one variable only। सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ पे शो किया जाता है in the terms of the frequency, ठीक है। हाँ सर, हमको ये चीज समझ में आ गई, चलो वेरी गुड बच्चे। अब देखो ध्यान से, अगर ये वाला पॉइंट बच्चे आपको समझ में आ गया सिंगल वाला, तो क्या अब मैं आपसे उम्मीद करूं कि आपको बच्चे कंपाउंड वाला भी समझ में आ गया होगा? सर कंपाउंड वाला आप बता दो ना प्लीज। अब देखो ध्यान से बच्चे, कंपाउंड वाला आपको, जो ये एक तो होता है सिंगल और एक होता है कंपाउंड लाइन। अभी कंपाउंड लाइन का एक्चुअली मेरे पास इसका अवेलेबल नहीं है प्रिंट आउट, क्योंकि आज की बच्चे जो हमारी क्लास का टारगेट है वो यहीं तक का था। तो एक काम करते हैं, आज हमने जो ये पॉइंट्स कवर करे हैं, आज हमने सबसे पहले देखा था, हमने बेसिक थ्योरी कवर की थी बच्चे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में, कि जो डेटा होता है उसको हम 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फटाफट देखो रिवाइज कर रहे हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक। टेबुलर में हमने देखा था टेबल बन सकती है बच्चे सिंगल, एक हो सकती है सिंगल वाली टेबल। सर नोट्स दिखा दो प्लीज बच्चे। सबसे पहले एक हो सकती है, वेट अ सेकेंड, एक हो सकती है सिंपल टेबल जिसमें सिंगल वेरिएबल यूज होगा, और उसके बाद में एक हो सकती है कंपाउंड टेबल जिसमें मोर देन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स यूज होकर हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। सर टेबल कैसे बनाते हैं?
बच्चे टेबल कैसे बनाएंगे, वेरिएबल्स को हम लोग वहां पे नोट करेंगे, पहले डेटा को पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करेंगे टेबल की फॉर्म में। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करें।